मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम जो है मुगल साम्राज्य का पतन हमने पढ़ लिया है, उससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिव्यू लेंगे। और मुगल साम्राज्य के पतन के अंतर्गत जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के बारे में थोड़ा बहुत हमने जानकारी प्राप्त की है, जो जाना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम जो है विभिन्न मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और ये सब हमारा चर्चा करने का उद्देश्य हमारे शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो कवर करना होता है, और आपको एक रिवाइज भी हो जाता है, जो आपको पूरा टॉपिक रिवीजन भी हो जाता है। तो ये सब करने हमारा जो उद्देश्य है वो आपकी रिवीजन के लिए, और जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनको कवर करने के लिए होता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें हम सबसे पहले बिंदु पे बात कर लेते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मुअज्जम, आजम और काम बख्श में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम ने आजम और काम बख्श को हरा करके गद्दी प्राप्त की, और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। तो मुअज्जम गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शाह बेखबर उसको कहा जाता है, शाह ए बेखबर। असावधान राज्य की भी संज्ञा देते हैं, मतलब जिसमें उसको अपने राज्य की कोई खास खबर नहीं थी, राज्य के प्रति वो अपना बेखबर था। तो 1707 से 1712 तक जो है राज किया था बहादुर शाह प्रथम ने। तो इसमें जो है इसके शासनकाल में 5 साल के शासनकाल में कोई खास तरक्की ना हो पाई, जिसके कारण से ये उस क्यों तरक्की ना हो पाई, क्योंकि एक तो ये बूढ़ा था, और 5 साल के शासनकाल के बाद ही जो है इसकी मृत्यु हो गई, और इसका पुत्र जो है जहांदार शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। तो बहादुर शाह के मुनीम वजीर का नाम क्या था? मुनीम खान। इनके वजीर थे मुनीम खान और मीर बख्शी थे जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान। तो ये जो मुनीम खान थे, जुल्फिकार खान थे, जो इसके सहयोगी थे, संरक्षक थे, ये निहायत ही निकम्मे निठल्ले साबित हुए। अपने शासक की तरह ही इन्होंने भी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई खास जो है अच्छे उचित कदम नहीं उठाए थे। तो इस प्रकार से 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई, अंत हो गया। उसके बाद जहांदार शाह गद्दी पे बैठा। जहांदार शाह का जो समय था 10 माह का ही समय था, और यहाँ पे लाल कुंवर वेश्या का इस पे बहुत अधिक प्रभाव था। तो लाल कुंवर वेश्या के प्रभाव के चलते साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पे लाल कुंवर वेश्या के सगे संबंधियों की नियुक्ति हुई, और उनकी नियुक्ति योग्यतावश नहीं अपितु लाल कुंवर वेश्या के प्रभाव के कारण हुई थी। तो ये हम इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस समय पे योग्य व्यक्तियों को पद नहीं दिया जाता था, अपितु विलासीपन के कारण, अपनी विलासिता के चलते, अपने ऐशो आराम के चलते बादशाह ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और अयोग्य व्यक्तियों को राज्य के मुख्य पद दिए। जो लाल कुंवर वेश्या के सगे संबंधी थे, उस समय पे महत्वपूर्ण पदों पे उसके सगे संबंधियों का प्रभुत्व था, नियुक्ति हुई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका ज्यादातर जो समय था वो लाल कुंवर वेश्या के पास ही गुजरता था।
तो उसके बाद जो है सैयद अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, सैयद बंधु थे, दो भाई थे, किंग मेकर के नाम से फेमस है, राजा बनाने वाले। तो इन्होंने जो है जहांदार शाह के बाद फर्रुख हसीर को राजा बनाया था, और फिर फर्रुख हसीर राजा रहा था 1713 से 1719 तक, और यहाँ पे 1719 तक जो है वो राजा रहा था। उसके बाद जो है रफी उद्दरजात रफी उद्दौला, ये दो भाई जो है राजा बने थे, जिसमें 2-2 4-4 महीने इन्होंने शासन किया, और लगभग 7-8 महीने में ही इन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इतिहासकारों के मत अनुसार इनको हरम से जनाना ग्रह से खींच करके बाहर निकाला गया और इनको मार दिया गया। तो इस प्रकार से इनके 7-8 महीने के कार्यकाल में इनके ऊपर या शासन व्यवस्था के ऊपर किंग मेकर का प्रभुत्व रहा था। उसके बाद 1719 में मोहम्मद शाह जो है राजा बना। फर्रुख हसीर का पुत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से राजा बना, और वो एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, विलासी था, और वो जो है अपना ऐशो आराम का जीवन जीने में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐशो आराम का जीवन जी रहा था। और उस ऐशो आराम के जीवन के कारण, विलासी जीवन जीने के कारण ही उसको रंगीला कहा जाता है, रंगीला शासक, इसीलिए उसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। 1719 से लेकर के 1748 तक का जो समय था वो मोहम्मद शाह रंगीला का समय था। 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो ये किंग मेकर थे, इनका जो है अंत हो गया, पतन हो गया, और इनकी जो है हत्या करवा दी गई थी। तो इस प्रकार से 1722 में किंग मेकर से, उनके प्रभुत्व से पूरी तरह मुगल साम्राज्य, मुगल राजा स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। तो यहाँ पे सैयद बंधुओं ने जैसे कि विभिन्न शासकों की हत्या करवाई थी, फर्रुख हसीर की हत्या करवाई थी, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला की हत्या करवाई थी। तो बाद में 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसकी हत्या, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। तो 1719 से 1748 का मोहम्मद शाह रंगीला का समय था। इसमें जो है 1737 में नादिर शाह के आक्रमण देखे जा सकते हैं। और इसके बाद जो है नादिर शाह के आक्रमणों से जैसे हमें पता भी है कि भारी मात्रा में हुई हानि, जनधन की हानि, और भारी मात्रा में जो है संपत्ति का विनाश हुआ था, और मुगल साम्राज्य की शक्ति और सत्ता पे एक कुठाराघात हुआ था। तो उस समय के नादिर शाह के आक्रमण के कारण जो मयूर सिंहासन वो ले गया था, कोहिनूर हीरा जो अपने साथ ले गया था, तो मुगल साम्राज्य के जनधन की हानि हुई थी भारी मात्रा में, और सम्मान को ठेस पहुंची थी। मुगल सम्राट को काफी अपमान सहना पड़ा था। तो उसके बाद उसके सेनापति द्वारा अहमद शाह के समय में किए गए आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह का सेनापति था, और उसके अहमद शाह जब शासक बना, तो अहमद शाह के समय में जैसे कि 1748 से 1754 का जो समय था, अहमद शाह शासक था, और इस समय में अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण देखे जा सकते हैं। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण फिर आगे जो है आगे भी हुए थे, और उसमें जो है उसके बाद वो बार बार आक्रमण करता रहा, और यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई, अहमद शाह अब्दाली ने वो युद्ध जीता था। तो इस तरह बार बार उसका भारत पे आक्रमण करने के कारण भारत को, मुगल राज को भारी मात्रा में जनधन की हानि उठानी पड़ी थी। तो पानीपत के युद्धों की ही चर्चा करें तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में,
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य आदिल शाह सूर का सेनापति था। आदिल शाह सूर के सेनापति हेमचंद्र विक्रमाजीत या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में अकबर के साथ अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अकबर अल्पायु ही था। तो यदि हम इस युद्ध की चर्चा करेंगे तो यही कहेंगे कि हेमू के और अकबर के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जो नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। तीनों ही युद्धों का अपना अलग अलग महत्व है और अलग अलग जो है इसका प्रभाव पड़ा था। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था, जो मुगल शासकों के समय में ही हुआ था, लेकिन मुगल शासकों का नहीं अपितु अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत के मैदान में हुआ था। तो इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय ने 1754 से लेकर के 1759 तक राज किया था। ये भी अपने पूर्वजों की तरह ही विलासी साबित हुआ था और चरित्रहीन साबित हुआ था। तो इसके शासन में भी कोई खास जो है आगे प्रगति नहीं हुई थी। आलमगीर का पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठा था। 1759 से 1806 तक का समय था, जिसमें अली गौहर आलमगीर द्वितीय का पुत्र था और शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो इस प्रकार से 1806 तक वो राजा रहा था। शाह आलम द्वितीय के समय में तो मुगल राजा जो थे, मुगल राजा अंग्रेजों के पेंशन भोगी बनकर के ही रह गए थे और उनके कृपा पात्र बनकर ही रह गए थे, उनकी कृपाओं पर ही जिंदा थे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे उनके ह्रास को देख सकते हैं। शाह आलम द्वितीय के समय में ही, जैसे कि 1759 से उनका समय शुरू हो जाता है, अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में इनको हराया था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ ये बक्सर का युद्ध 1765 की इलाहाबाद की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था, जिसके तहत मद्रास की, बिहार की, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पे ये 1765 की इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने बंगाल की, मद्रास की और उड़ीसा की जो है जमींदारी प्राप्त कर ली थी। शाह आलम ने 1784 में महादजी सिंधिया को अपना संरक्षक नियुक्त किया था। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम को अंधा करवा दिया था और शाह आलम के पश्चात अकबर द्वितीय जो है मुगल बादशाह बना था और अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 तक राज किया था। 1806 में वो राजा बना, 1837 तक वो राजा रहा था। सेकंड बादशाह, मुगल बादशाह हुआ है। इसके बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर राजा बना था और 1837 से 1857 तक राजा रहा था और 1862 में उसकी रंगून में मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से ये सारे ही मुगल बादशाह हुए हैं। प्रोफेसर जादूनाथ सरकार औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति को मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण मानते हैं और विभिन्न इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य को पतन को लेकर विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं और वो अलग अलग विवरण देते हैं अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, अपने अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए। जादूनाथ सरकार और जो प्रोफेसर इरफान हबीब हैं या अतहर अली हैं, वो मानते हैं कि जागीरदारी संकट जो उस समय में उत्पन्न हुए थे, उनके कारण जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, किसानों पे अत्याचार बढ़े, वो कारण रहे थे मुगल साम्राज्य के अंत के, ना कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। वो उनके जो मत हैं प्रोफेसर जादूनाथ सरकार से जो है वो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जादूनाथ सरकार के मत का वो खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की नीतियां कोई उसके
साम्राज्य के लिए घातक नहीं रही थी, बल्कि बाद के जो जागीरदारी संकट थे वो जो है उस समय की जो परिस्थितियां थी वो जिम्मेदार रही थी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न इतिहासकार अपने अपने दिनों में अलग अलग बातें सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे सतीश चंद्रा और अतहर अली जो है कृषि संकट को भी मानते हैं कि उस समय में आए हुए कृषि संकट या जो जागीरदारी संकट हैं वो जो है जिम्मेदार रहे हैं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। लेकिन जागीरदारी संकट और कृषि संकट के अतिरिक्त वो ये भी मानते हैं कि जो निर्बल उत्तराधिकारी थे, अयोग्य उत्तराधिकारी रहे हैं, वो भी जिम्मेदार रहे हैं। तो ये विभिन्न इतिहासकारों की अपनी अलग अलग बातें सिद्ध कर रहे हैं, अलग अलग कारण वो दे रहे हैं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। तो इसमें वो जो है ये भी मान रहे हैं कि उत्तराधिकार संबंधी नियम का अभाव था। तो उत्तराधिकार का नियम यदि होता तो राजा का जो योग्य और जो बड़ा पुत्र होता, ज्येष्ठ पुत्र होता, वही राजा बनता। तो ऐसा कोई नियम नहीं था और ऐसे नियम के अभाव में समय समय पर हमने देखा है कि जो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए, भारी मात्रा में जन धन की हानि हुई, बार बार विद्रोहों से हुए, युद्धों से, उसके कारण से उस समय जनता में आया हुआ हरास या शासक के प्रति जनता की दिलों में जो एक छाप थी वो, तो उसके कारण भी जो है ये मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो उत्तराधिकार का नियम बहुत आवश्यक था और उत्तराधिकार का नियम के अभाव में भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। उसके अभाव में कोई भी जो है उनका सगा संबंधी विद्रोह कर देता और वो राजा बनने की अपनी जो फिराक थी उसको पूरी करने के लिए वो कोशिशें करता था। इस प्रकार से ये भी जो है मुख्य कारण रहा है और इसके लिए जो है उन्होंने उस समय के जो मुख्य सूबेदार थे उनकी जो गंदी स्वार्थीपन की जो नीति थी उसको भी जिम्मेदार ठहराया है कि उनके स्वार्थपन के कारण उन्होंने अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों का उदय किया। जैसे कि हैदराबाद का, अवध का, बंगाल का स्वतंत्र राज्य देखा जा सकता है, पंजाब के स्वतंत्र राज्य देखे जा सकते हैं। विभिन्न मिसलों की हम बात करते हैं जिसमें शुक्र मिसल के मुखिया महाराजा रणजीत सिंह थे और उसने जो है सभी मिसलों को एक कर दिया था। तो यहाँ पे विभिन्न उस समय की विभिन्न जगहों पे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य देखे जा सकते हैं जो स्वतंत्र हो गए थे और ये भी मुगल राज के पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार में जो गुटबंदी थी वो भी जो है उस समय की परिस्थितियों के कारण हुई थी, लेकिन वो परिस्थितियां ही तो जिम्मेदार थी मुगल साम्राज्य के पतन की। उन परिस्थितियों बस मुगल साम्राज्य, मुगल राज दरबार का दो गुटों में, दो दलों में बट जाना, शिया और सुन्नी में, ईरानी और तुरानी में, या फिर विभिन्न जातियों के लोगों का अपने अपने हितों को साधने के लिए गुट बना लेना, ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण रहा है। इसमें शिया और सुन्नी ही एक साथ नहीं थे। किसी और जाति से, किसी और धर्म के लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि जो उस समय के समकालीन शासक थे सुन्नी मुसलमान थे, शियाओं से वो घृणा करते थे। यदि हम उदाहरण स्वरूप औरंगजेब की ही बात करते हैं, औरंगजेब कौन सा अपनी बातों पे खरा उतरने वाला था, अपनी नीतियों पे सही रूप से चलने वाला था, वो भी तो सुन्नी लोगों से घृणा करता था। सुन्नियों के विभिन्न जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया, नौ राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके द्वारा निकाले जाने वाले मुहर्रम ताजियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वही घृणा करता था। ऐसे ही आगे चल करके उसके जो उत्तरवर्ती शासक हुए थे, जो उसके बाद के जो शासक हुए थे, वो कौन सा पीछे रहने वाले, तो वो भी उसके ही कर कदमों पे चलने वाले थे। तो इसी कारण से आगे ये परिस्थितियां हुई जिसके कारण से जो है धीरे धीरे करके
विभिन्न गुटों में मुगल दरबार बंट गया था और उन गुटों के कारण, उन षड्यंत्रों के कारण ही आगे हमने जो ह्रास देखा है उन्हीं का परिणाम था। तो अब हम बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भी बढ़ती हुई, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई शक्ति भी मुगल राज का कारण बनी थी। हालांकि विभिन्न यूरोपीय जातियों का आगमन ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था, लेकिन उन सभी को टक्कर देने वाली अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसने बंगाल पे एकाधिकार कर लिया था। तो उसके बाद से मुगल राजा भी जो है उनके ही हाथों की कठपुतली थे, केवल नाम मात्र के बादशाह थे, दिल्ली तक ही सीमित थे। तो उनका जो है प्रभाव देखा जा सकता है मुगल सम्राटों पे, और मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को खत्म करने के लिए मुख्य रूप से उनका योगदान हम नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न राज्यों की स्थापना की यदि हम बात करें, 1724 में हैदराबाद की स्थापना हुई थी स्वतंत्र राज्य के रूप में। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। 1740 में बंगाल की स्थापना की थी अली वर्दी खान ने, और अवध की थी 1722 में बुरहान उल मुल्क आसफ जाह ने। और जैसे युद्धों की हमने बात कर ही ली है, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है उनको दीवानी प्राप्त हुई, जमींदारी प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों का सैनिक शक्ति के रूप में उत्थान किया था। उसके बाद उनका नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। 9वें गुरु रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी। सिख पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो है 12 मिसलों में संगठित हो गए। एक मिसल थी, उनमें से शुकर चकिया मिसल, और शुकर चकिया मिसल के जो अध्यक्ष थे वो थे राजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने उन 12 ही मिसलों को एक करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। शाहू के नेतृत्व में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बना था। और 1669 में गोकुल ने जाटों को अपना प्रथम नेतृत्व प्रदान किया था। राजा राम चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में जाटों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1761 में सूरजमल ने भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार से जाटों का प्रादुर्भाव भी यहाँ पे देखा जा सकता है। उत्तर भारत में जयसिंह, अजीत सिंह राजपूतों के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तो ये जो है आज हमने कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो चर्चा की है मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में और उस समय के उत्तरवर्ती शासकों के बारे में। तो उसमें हमने जाना है कि कैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच में हुआ उत्तराधिकार युद्ध, उसमें मुअज्जम का युद्ध जीत लेना, बहादुर शाह के नाम से राजा बन जाना, और उसके बाद जो है 1712 तक इसका राज करना, फिर जो है जहांदार शाह का राजा बनना, उसके ऊपर जो है लाल कुंवर वैश्य का प्रभाव, और साथ ही साथ हम उसके कारणों को भी पढ़ रहे हैं। उसके समय मुनीम खान और जुल्फिकार खान का मुख्य पदों पे तैनात होना, नियुक्त होना, और उन मुख्य पदों पे नियुक्त होते हुए उनका विलासी हो जाना, उनका जो है चरित्रहीन हो जाना भी मुगल राज के पतन का कारण रहा है। उसके बाद वेश्या जो थी लाल कुंवर, उसका जो है जहांदार शाह पे प्रभाव था, जिसके कारण से उसने अपने सगे संबंधियों को राज घराने में ऊंचे पद दिलवाए थे। किंग मेकर उन्होंने जो है 1713 में फर्रुख खसीर को राजा बनाया था, तो उनके प्रभाव के कारण ही उनकी हत्या करवा दी गई थी। फिर रफी-उद-दौला 2 भाइयों को 3-4 महीने के लिए राजा बनाया गया था, उनकी हत्या करवा दी गई थी। 1722 में किंग मेकर की हत्या
जो है आगे इसने मोहम्मद शाह ने करवा दी थी, इनका पतन हो गया था। तो मोहम्मद शाह जो है रंगीला के नाम से फेमस था। रंगीला के नाम से फेमस इसीलिए था क्योंकि ये उस समय की समकालीन सारी ही बुराइयां इसमें थी। शराब शबाब का ये शौकीन था, इसीलिए रंगीला उपनाम इसको दिया है। तो इसके समय में हुए नादिर शाह के आक्रमण, इसके बाद अहमद शाह के समय में हुए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का पानीपत का युद्ध, 3 युद्धों की भी हमने चर्चा कर ली। 1526 में प्रथम युद्ध, 1556 में द्वितीय युद्ध पानीपत का, और 1761 में तृतीय युद्ध। तो इस प्रकार से जो है हमने बात की है कि उस समय कृषि संकट आया था, जागीरदारी संकट आया था, या फिर मुगल राज्य एक पुलिस राज्य था जो इसके पतन का कारण बना। उसके शासकों की विलासिता जो थी वो कारण बनी। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का निर्बल होना वो कारण बना था। यूरोपीय जातियों का आगमन वो कारण रहा था। और 1759 से 1806 तक जो है शाह आलम द्वितीय का शासक बनना, और शाह आलम को 1788 में अंधा करवा दिया जाना, और उसके बाद जो है उसका प्रभाव बिल्कुल ही खत्म कर देना और एक पेंशन भोगी के रूप में ही उसको रहने देना। तो 1806 में अकबर द्वितीय का राजा बनना, और अंत में बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर जो है मुगल सम्राट बना। ये नाम मात्र के ही सम्राट रहे थे, दिल्ली तक ही सीमित थे, इनका कोई खास प्रभुत्व नहीं था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने जो बात की है विभिन्न पॉइंट्स की, विभिन्न बिंदुओं की हमने जो चर्चा की है उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। आपको पूरा का पूरा जो है ये मुगल साम्राज्य का पतन और उत्तरवर्ती शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।